हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जाड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जाड़ा मैथ्स पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोजिशन, जिसकी ये लगभग चौथी क्लास है। और बेसिक ख़त्म करके हमने छोटी छोटी टाइपों से बहुत आगे तक आगे थे। और इस वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, बहुत लेवल के क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो आने वाली आपकी सभी भर्तियों के लिए, विशेषकर दिल्ली पुलिस के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के एंड तक। तो बताएं आपको कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है। पहले व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य का किया गया 33.1/3%, जो बराबर है दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के 50% के बराबर। यदि जो दूसरा व्यक्ति है प्रतिदिन यानी पर डे 1500 पेंच बनाता हो किसी कंपनी में, तो पहले व्यक्ति द्वारा कितने पेंच बनाए जाते हैं, ये आपसे कहा है। चलो देखते हैं। यानी कि पहला व्यक्ति मैं मान लेता हूं ए, और इस पहले व्यक्ति के द्वारा किया गया है काम 33.1/3%। बोले तो 33, 399 और 100/3%। पहले व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका 100/3% बराबर है उस दूसरे व्यक्ति, जिसको हम नाम देंगे बी, के 50% के बराबर। पहले व्यक्ति का 33.1/3% काम बराबर है दूसरे व्यक्ति के 50% काम के बराबर। तो हम क्या करने वाले हैं, परसेंट से परसेंट काट देंगे और 50 से हमारा 100 जाएगा 2 बार। 2 गुणा ए किया तो 2a बराबर 3 को b से गुणा किया तो 3b। ए की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 2। यानी इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो पेंच बनाए जा रहे हैं, उसका रेशियो आ गया हमारे पास 3:2। आगे कहा यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो फिर ये जो पहला व्यक्ति है ये कितने पेंच बनाएगा, ये हमसे पूछा है। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो पर डे हमारे रेशियो के रूप में काम करता है कितना, 2, और 2 का टोटल काम करने की लिमिट जो दी है वो दी है 1500। तो 2 बराबर हो जाएगा 1500। पहला व्यक्ति कितना काम करेगा, रेशियो दिया है 3 बराबर मान लेंगे x। 2 से हमारा 1500 जाएगा 750 बार, और 750 गुणा 3 करेंगे तो हमारा जो पहला व्यक्ति है ए, इसका काम आ जाएगा 2250। उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और समझिए कि पहला व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है 100/3%, वो बराबर है दूसरे व्यक्ति के 50% के काम के। तो हमने सबसे पहले परसेंट से परसेंट काट दिया, फिर 50 से 100 गया 2 बार। ए को 2 से गुणा किया 2a बराबर, बी को 3 से गुणा किया 3b आ गया। और ए और बी का जो रेशियो निकाला हमने, इनमें सामने की वैल्यू होती है, ए के सामने 3 है तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी के सामने 2 है तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू काम करने की हमें दी है 1500, तो 2 बराबर 1500 काम करेगा तो 3 बराबर क्या होने वाला है, जब 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1500 है तो 1 यूनिट बराबर 750। जब 1 यूनिट की वैल्यू 750 तो 3 यूनिट की कितनी होने वाली है, वो 1 ही आ जाएगी 2250। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न में कहा है कि 2 प्रकार की चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ मिलाकर क्रम से 153 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा हो, और पहली प्रकार की चाय का भाव 126 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार की का 135 रुपए प्रति किलोग्राम हो। इन्हें 1:1:2 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 153 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, तो तीसरे प्रकार की चाय का क्रय मूल्य कितना है। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य हमें दिए हैं। ये पहला प्रकार की चाय का क्रय मूल्य दिया है हमें 126 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार की चाय का क्रय मूल्य भी हमें दिया है 135 रुपए प्रति किलोग्राम, और तीसरे प्रकार की चाय का क्रय मूल्य बताना है, हम मान लेंगे x रुपए प्रति किलोग्राम। इन तीनों को मिलाया और मिलाएगा तो क्या बन जाएगा, मिश्रण।
क्या बन जाएगा, मिश्रण, और मिश्रण बना, उसका भाव रख दिया 153 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले का भाव 126 रुपए किलोग्राम, दूसरे का 135 रुपए किलोग्राम, इसमें एक तीसरे प्रकार की और मिलाई गई, उसका भाव हमसे पूछा, उसका हमने एक्स मान लिया और तीनों को मिला दिया और भाव रख दिया 153 रुपए प्रति किलोग्राम। इन्हें मिलाया है 1:1:2 में, यानी पहली लिए 1 किलो, दूसरी लिए 1 किलो, तीसरी लिए 2 किलो। अगर 1 और 2 मिलके हो जाएगी कितनी किलो, 4 किलो। इनके मूल्य देखते हैं। 126 के भाव में 1 किलो खरीदेंगे तो कितने की आएगी, 126 की। 135 के भाव में 1 किलो खरीदेंगे तो कितने की आएगी, 135 की। x के भाव में 2 किलो खरीदेंगे तो कितने की आएगी, 2x की। और 153 के भाव में 4 किलो बेचेंगे तो कितने की आएगी, 15 चौके 60 और 4 3 12, इसका मतलब 612 रुपए की। कितने की आएगी, 612 रुपए की। चलो इनको जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के बाद इतना मिला है, तो 6 और 5 11 का 1 हासिल की, 1 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 261 हो जाएगा। 5 और 6 11 का 1 हासिल की, 1 और 3 4 और 2 6, 1 और 1 2, प्लस 2x आपका चल रहा है बराबर 612 आ ही जाएगा। चलो 261 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 6 गया तो 5 और ये 3 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 351। 2 से भाग अगर 351 में देंगे तो x बराबर आ जाएगा 175.5। तो जो तीसरे प्रकार की चाय है उसका क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 175.5, यानी 126, 135 और तीसरे प्रकार के x को मिला के मिश्रण बना 153 का। पहली 1, दूसरी 1, तीसरी 2 ली, टोटल वजन हो गया 4 किलो। 153 के भाव में 4 किलो, 612 में 1 126, 1 135 और x का भाग x × 2 करेंगे तो 2x बराबर आगे तक लेके आए तो x की वैल्यू आ गई 175.5, यानी तीसरे प्रकार की जो चाय का क्रय मूल्य है वो है 175 रुपया। चलो उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं आगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात दिया है 15:22 और एक रेल की गति जो है वो कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो फिर कार की गति कितनी है। चलो देखते हैं कि एक कार और एक रेल की गति का अनुपात दिया है। ये कार और एक रेल की गति का अनुपात दिया है हमें 15:22 और आगे ऐसा भी कहा है कि जो रेल की गति है वो कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। कार की गति का रेशियो 15, रेल की का दिया 22 और बोला है कि रेल की जो गति है वो कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हम रेशियो देखेंगे, रेशियो कितना अधिक है, बोले 7 अधिक है। 15 से कार कितनी जा रही, कार का 15, रेल का 22, तो कितना ज्यादा है 7, लेकिन वो तो कह रहा है बोले 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जब 7 बराबर 35 बताया जाएगा तो पूछा कार की गति कितनी है, बोले 15 बराबर क्या होगा, वही कार की गति मान लेंगे x। 7 5 35 और 5 गुणा 15 किया तो बोले कार की गति आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटे। कार की गति कितनी आ गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं आगे थोड़े से। आगे एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। कि बोले जितने समय में एक खरगोश 3 छलांगे लगाता है, 5 छलांगे लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। और आगे शर्त ये दी है कि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो
तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। देखें, प्रश्न ये कह रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। 3 छलांगे तो लगाता है कुत्ता, और उतनी देर में खरगोश लगा देता है 5। कि जितनी देर में, देर मतलब हो जाएगा समय से, देर का मतलब हम लेंगे समय से, तो इसका मतलब हम यहां क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, समय। और समय यह बोला है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे कुत्ता लगाता है 3 और खरगोश लगाता है 5। और इनके रेशियो में अगर इनको बिठाएंगे हम, तो कुत्ता और खरगोश का जो रेशो लेंगे वो ऐसे लेंगे, कुत्ते की लिमिट हो गई 5 और खरगोश की हो गई 3। तो ये तो क्या आ गया, समय। कुत्ते और खरगोश के बीच क्या आ गया, ये समय। फिर आगे कह रहा है अगली शर्त में दूरी बताई जाएगी, अगली शर्त में दूरी बताई जाएगी। उसने ऐसा बोला है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो, कुत्ता लगाएगा 1 और खरगोश लगाएगा 3। कि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी और खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो, तो फिर यहां भी हम निकाल लेंगे कुत्ता और खरगोश की दूरी का रेशियो। चलो, कुत्ते की कितनी, 3, खरगोश की कितनी, 1। ये आ गई दूरी का रेशियो। यानी हमारे पास समय भी हो गया और हमारे पास दूरी भी हो गई। इसने कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात पूछा है, तो चाल हम निकाल देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी हो गई कुत्ते के लिए, 3, और समय कितना हो गया कुत्ते के लिए, 5। तो इसको 3/5 रखेंगे। खरगोश के लिए दूरी हो गई 1 और खरगोश के लिए समय हो गया 3। कुत्ते के लिए जो चाल बनी है वो बनी 3/5 और खरगोश के लिए जो चाल बनी वो बनी 1/3। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 15 से यहां गुणा कर देंगे, यहां भी गुणा कर देंगे। 15 से 3 5 15, 5 एकम 5 और 5 3 15, 3 3 9, 9:5। यानी कुत्ते व खरगोश की चालों का जो अनुपात बना वो बना है 9:5। यानी उसने कहा था कि जितने समय में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है उतने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, और एक कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो। यानी उसने हमें समय भी दिया था और चाल भी, दूरी भी दी है। उसको हमने अलग अलग करने के बाद चालों का जो फंडा होता है दूरी बटे समय उसमें जमा दिया, अलग अलग हमारा निकल के आ गया अनुपात चाल का 9:5। चलो और बढ़ते हैं आगे। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे कहा है कि 5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेव के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। यानी 5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य, यानी 5 केले तथा यानी प्लस 4 सेवों का मूल्य, 5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर हो। 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर हो। यानी एक दुकानदार कह रहा है कि 5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर हो, तो 1 केले तथा 1 सेव के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 3 केले इधर ले आएंगे
पक्षांतरण कर लेंगे, 5 केले में से 3 केले माइनस होंगे तो बचेंगे 2 केले बराबर। 4 सेव उधर जाएंगे, 7 सेव में से जाके माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 3 सेव, और केले का मूल्य हो गया 3 और सेव का मूल्य हो गया 2। यानी उसने कहा है कि केले और एक सेव के मूल्यों का अनुपात क्या होगा, तो हम अनुपात बता देंगे 3:2। उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं आगे। 5 केले और 4 सेवों का मूल्य 3 केले और 7 सेवों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले और 1 सेव के मूल्य का अनुपात होगा 3:2। और चले आगे। कि हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो हरि के पास कितने मुर्गे हैं? हमें मुर्गों की संख्या बतानी है। कि हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं जहां सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो, तो हरि के पास कुल कितने मुर्गे हैं? चलो देखें। ऐसे प्रश्नों में गलतियों से बचने के लिए हमें करना क्या है? हम सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि सिर कितने हैं 48, पैर कितने हैं 140। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहले हम सिर और पैर निकाल के रख लेंगे, क्योंकि हमें पता हो किसी भी जानवर के पैर चाहे कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सर हमेशा बराबर होंगे। सर हमेशा बराबर होंगे, सर उनके सबके एक ही होगा। तो हम कह सकते हैं यहां अगर सिरों की संख्या 48 है तो इसका मतलब जानवरों की संख्या भी 48 है। अब वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ तो गाय है और कुछ मेरे पास मुर्गे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टोटल कितने हैं? वो टोटल दोनों मिला के कितने हैं 48, और जिनके पैरों की संख्या कितनी है 40, दोनों से मिला के। पहली शर्त के अकॉर्डिंग हम अगर यूं कहें कि 48 उसके पास जो है टोटल जानवर है उन सभी को केवल गाय मान लिया जाए, यानी 48 गाय मान लिया जाएगा, तो उसके पास पैरों की संख्या होगी कितनी 4, बोले 8 चौके 32, 3 4 चौके 16 और 3 19। अगर 48 जानवरों में सभी को गाय मान लेंगे तो टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी 192। अगर 48 जानवरों में से सभी को मुर्गे मान लेंगे तो उसके पास पैरों की संख्या हो जाएगी 96। क्यों? क्योंकि गाय के पैर होते हैं 4 और मुर्गे के पैर होते हैं 2, तो 2 के हिसाब से 96 और 4 के हिसाब से 192 हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि गाय और मुर्गे से मिला के उनके पास जो पैरों की संख्या है वो 140 है, 140 यानी 140 है, यानी 140 है। तो हम यूं कह सकते हैं एलिजेशन वाला नियम से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। 40 और 96 का अंतर देखेंगे तो बोले 44, 40 और 92 का अंतर देखेंगे तो बोले 52 हो जाएगा अलग अलग। 4 से कटाइए 11 बार, 4 से कटाइए 13 बार, अनुपात बन गया 11:13। अनुपात बन गया 11:13। तो हम कह सकते हैं गाय और मुर्गों की जो संख्या है उसका अनुपात बनेगा 11:13। हमसे पूछा है तो 11 और 13 टोटल तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24, यानी टोटल कितने हमारे पास 24, और जबकि हमारे पास वास्तविकता में टोटल कितने हैं 48। मुर्गों की संख्या पूछी है और मुर्गों की अगर संख्या पूछी जाएगी तो मुर्गों की संख्या रेशियो के रूप में कितनी हमारे पास 13, और 13 बराबर हम बता देंगे x। 24 दूनी 48 और 13 दूनी 26, यानी कि मुर्गों की संख्या वास्तविकता में कितनी है 26। ऐसे प्रत्येक प्रश्न को आप इसी हिसाब से करेंगे, उनके पैरों से हम आंसर निकालेंगे। जितने सिर होंगे उतनी संख्या में जानवर होंगे, उसके बाद पैरों के हिसाब से जो दोनों के मिला के हमें दिए हैं उनके हिसाब से एलिजेशन वाला नियम लगा के हम प्रश्न को सॉर्ट आउट कर लेंगे, जिससे गलतियों के चांसेस बिल्कुल भी नगण्य होंगे। चलो और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, तो इनका गुणनफल कितना है? 2 संख्याओं के अंतर योगफल और गुणनफल का हमें अनुपात दिया है 1:7:24।
यानी हम वो दो संख्याएं मान लेते हैं a तथा b, ये दो संख्याएं मान ली हमने, इनका योगफल तो दिया है हमें, अंतर दिया है और गुणनफल दिया है। इनका हमें क्या दिया है, अनुपात। बोले अंतर 1 दिया है, योगफल 7 दिया है और गुणनफल 24 दिया है। ये हमें अलग अलग दिया है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास जिनको हमने a और b मान लिया, इन संख्याओं का अंतर, योगफल और गुणनफल हमें दिया है अनुपात के रूप में 1, 7, 24। हम इन इनके अंतर, योगफल और गुणनफल को फिक्स करेंगे तो हम x का सहारा लेंगे, 1 को हम x लिख सकते हैं, 24 के साथ x लगा देंगे। अब हमें बीजगणितीय सूत्रों का यहां पे सहारा लेना पड़ेगा और उसे में ऐसा सहारा ढूंढेंगे कि उस ऐसे सूत्र में जो a प्लस बी और a माइनस बी और a b ये तीनों संख्याएं बैठ रही हो। तो आपको याद दिला दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो देखें a प्लस बी है, a माइनस बी है और a b है। उम्मीद करता हूं प्रश्न हमारा बैठ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7x, और 7x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे बराबर 4 गुणा करेंगे 24x। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 7x स्क्वायर बोले तो स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर हो जाएगा। ये 49x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 24 चौके 96x है। 49x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चल जाएगा तो बच जाएगा 48x स्क्वायर बराबर 96x है। 48 से 96 गया हमारा 2 बार, तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर को लिख सकता हूं x गुणा x, और 2x हमारे सामने है ही, x से चला जाएगा x और x बराबर कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब x बराबर 2 आ जाए तो हमें पूछा है कि यहाँ गुणनफल कितना, गुणनफल तो 24x था ना, यानी 24 किससे गुणा था x से, और x की वैल्यू इस बार कितनी आ गई 2, 24 दूनी 48। चलो यहां गुणनफल कितना आ गया 48 आ गया। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। हमसे कहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात दिया हमें 3:4। एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात दिया हमें 3:4। इसके अंश में से 9 घटा देने पर परिणामी जो भिन्न है वो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न का अंश कितना है, देखते हैं हम क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में कोई एक भिन्न मान लेंगे और उस भिन्न को जब हमने दिया है, इसने बोले एक भिन्न का अंश और हर, आप अंश और हर को बिठाना जानते हो ऐसे, तो अंश और हर का अनुपात दिया है 3:4, और अनुपात को फिक्स करने के लिए मैंने x का सहारा ले लिया कि अब मेरी भिन्न हो गई 3x/4x। इस भिन्न में से अगर अंश में से 9 घटा दिया जाए, प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर के अनुपात 3:4 है, उस भिन्न के अंश में से 9 घटा देने पर परिणामी भिन्न जो प्राप्त होगी वो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न का अंश कितना है ये हमें बताना है। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। इसमें से 9 घटा देने के बाद जो भिन्न प्राप्त होगी वो मूल भिन्न का, मूल भिन्न हमारी है 3x/4x का 2/3 प्राप्त होगी। चलो देखते हैं। 4x से 4x चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 2 को x से गुणा किया तो ये तो रह जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा हमारा 3x माइनस 9। तो माइनस का 9 जाएगा तो उधर प्लस का हो जाएगा, 2x अंदर आएगा, 3x में से 2x गया तो x बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x बराबर जब ये 9 आ गया तो उसने पूछा हमसे ये है कि मूल भिन्न का अंश कितना है। तो मूल भिन्न का अंश तो हमारे पास 3x था ना, तो जमा देंगे 3, x की वैल्यू कितनी है 9,
3 गुणा 1 9 किया तो आ जाएगा मूल भिन्न का अंश हमारे पास 27। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों के साथ समझते हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी हमने किया है। चलो और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न और बढ़िया प्रश्न लेते हैं। आगे कह दिया कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी ये ही प्रश्न है। एक हीरे का मूल्य उसके भार, बोले तो वजन के वर्ग के अनुपाती, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, इजिकल टू बात एक ही है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी वजन इजिकल टू, यानी मूल्य होगा उसके वजन के स्क्वायर के समान। यानी से आप ये समझेंगे कि कोई हीरे का टुकड़ा अगर 2 किलोग्राम का है तो 2 किलोग्राम का टुकड़े का जो मूल्य होगा वो 2 के स्क्वायर यानी कि 4 किलोग्राम के टुकड़े के बराबर होगा। अगर किसी हीरे का टुकड़ा 5 किलोग्राम का है तो उसका जो मूल्य होगा वो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 किलोग्राम के बराबर होगा। 10 किलो का टुकड़ा है तो उसका मूल्य होगा 10 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 100 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इस लाइन का मतलब यही है। तो ये लाइन कह रही है कि एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों के भार का अनुपात 1:2:3:4 था। तो टूटने पर यदि हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। यानी टूटने के बाद हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया। पहला टुकड़ा उसका हो गया 1 किलोग्राम का, दूसरा हो गया 2 किलोग्राम का, तीसरा हो गया 3 किलोग्राम का और चौथा हो गया 4 किलोग्राम का। तो मैं आपसे कहूं कि एक किलो का, एक 2 किलो का, एक 3 किलो का, एक 4 किलो का टुकड़ा टूटने के बाद 4 भागों में टूट गया तो टूटने से पहले तो ये एक ही होगा ना चारों का मिला के। तो टूटने से पहले चारों का एक ही था, 4 और 3 7 और 2 9 और एक 10 किलोग्राम का। क्योंकि अगर 10 किलोग्राम का कोई पत्थर है उसको अगर हम नीचे पटकें और उसके 4-5 टुकड़े हो जाएं, उन चारों पांचों टुकड़ों को अगर एक जगह धर के फिर से अगर वजन किया जाए तो वजन पहले के बराबर ही होगा। यहां भी ऐसा ही है। टूटने के बाद 1 2 3 4 यानी 10 निकला तो पहले भी एक ही था, ये 10 किलोग्राम का। पहले 10 किलोग्राम का अकेला था, अब टूट के 4 टुकड़े हो गए तो वजन तो बराबर रहना है, वजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इनका मूल्य इस हिसाब से है कि मूल्य उसके वजन के स्क्वायर के हिसाब से काम करता है। अगर 10 किलो का टुकड़ा था तो वजन जो इसका मूल्य था वो 100 रुपये था। 1 किलो का टुकड़ा है तो उसका मूल्य 1 रुपया होगा। अगर 2 किलो का टुकड़ा है तो उसका मूल्य 4 रुपया होगा। 3 किलो का टुकड़ा है तो मूल्य 9 होगा और 4 किलो का टुकड़ा है तो मूल्य 16 होगा। यानी कुल मिला के जो मूल्य बनेगा वो बनेगा 30 रुपया। मूल्य बनेगा 30 रुपया। पहले मूल्य कितना था 100 रुपया और अब मूल्य कितना रह गया 30 रुपया। पहले में और अब में क्या परिवर्तन आ गया, यानी अंतर आ गया कि कमी हो गई। यानी कमी कितने की हो गई यहां पे 70 रुपए की। कितने की कमी हो गई 70 रुपए की। अगर 70 की कमी हो गई तो वो तो कह रहा है कि 70 की कमी नहीं, मुझे तो 70,000 की कमी हुई थी। तो टूटने से पहले मूल हीरे का मूल्य कितना था
100 था तो 100 बराबर क्या होगा x। 70 से 70 एक बार जाएगा, बोले 1000 गुणा 100 किया तो x बराबर आ गया हमारे पास 1 लाख। यानी टूटने से पहले मूल हीरे का जो मूल्य था वो 1 लाख रुपए था। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल अगले वीडियो में स्वागत है आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छे अच्छे टाइपों के साथ, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। आने वाली सभी भर्तियों के लिए ये हमारा जो बैच है, ये जो हमने स्पेशल चालू किया था, ये उपयोगी साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में हमारा थोड़ा सहयोग देंगे। ये जो नई नई शुरुआत है हमारी, आपके सहयोग के बिना अधूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सहयोग, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।